24 न्यूज एचडी की लाइव स्ट्रीमिंग देखिए youtube.com/24news HD पर। साफ चली शफाफ चली के नारे माजी का हिस्सा बन गए हैं। दूसरों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने दामन दागदार निकले। वज़ीर-ए-आज़म की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। नदीम बाबर की निजी कंपनी सुई नॉर्दर्न की 80 करोड़ रुपए की मकरूज है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट से भी केस जीत चुकी है। केस जीतने के बाद SNGPL ने नदीम बाबर को वाजिबात की अदायगी का नोटिस जारी किया, लेकिन नदीम बाबर अब तक सरकारी वाजिबात देने से इनकारी है। आपको बताते चलें कि ये तमाम तर सूरत हाल साफ चली शफाफ चली के नारे माजी का हिस्सा अब बन चुके हैं। दूसरों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने दामन दागदार निकले। मज़ीद तफसीलात क्या हैं? शाहिद सिपरा हमारे साथ है। शाहिद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो विफाकी काबीना है उसको तब्दील किया गया था, लेकिन उसमें एक अहम फैसला जो है वो सोने पर सुहागा नज़र आ रहा है कि जो वज़ीर पेट्रोलियम है गुलाम सरवर खान को तो ओहदे से हटाया गया, लेकिन उनकी जगह जो मुआविन खसूसी बराए पेट्रोलियम उनको तैनात किया गया है। नदीम बाबर वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। SNGPL ने उनसे 80 करोड़ रुपए जो है वो वाजबात लेने हैं, लेकिन उनकी जानिब से अदायगी नहीं की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और उसके साथ साथ ओरिएंट पावर कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नदीम बाबर हैं, इनके दरमियान केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात रहे, लेकिन बाद अज़ां ये केस जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत लंदन में पहुंचा और लंदन की अदालत की जानिब से जो फैसला आया वो भी SNGPL के हक़ में आया कि ओरिएंट पावर कंपनी ने SNGPL को 80 करोड़ रुपए की अदायगी करनी है, लेकिन उसके बावजूद ये 80 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की गई। ताहम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से उनको मुआविन खसूसी पेट्रोलियम तैनात किया गया है, ताकि जो SNGPL में बहरानी कैफियत चल रही है, जिसमें बिलों के मामलात भी चल रहे हैं और गैस प्रेशर के हवाले से भी मामलात चल रहे हैं, तो उनको देखा जा सके। एक तरफ वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं और दूसरी जानिब जो विफाकी हुकूमत की जानिब से कैंपेन लॉन्च की गई है उसके तहत ये तमाम इक़दामात जो हैं उसके बरअक्स नज़र आ रहे हैं। ये केस जो बुनियादी तौर पर बनाया गया वो इस तरह था कि ओरिएंट पावर कंपनी ने जब अपना कनेक्शन हासिल किया था तो उस वक्त जो सैंक्शन लोड यानी कि SNGPL से जो कनेक्शन मंजूर करवाया गया था और जितना लोड उनसे मंजूर करवाया गया था उससे ज़्यादा लोड इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, ये तो वो बात हो गई, साफ चली थी शफाफ चली थी, तहरीके इंसाफ चली थी, है नहीं है? जी हाँ, ये हर रोज इस किस्म की खबरें निकल रही हैं कि ऐसे लोग लिए जा रहे हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कारोबारी लोग हैं और वो अब गवर्नमेंट में आके ऐसे ओहदों पे आ गए हैं जहाँ वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसके अंदर उनके अपने जाती मफाद और अपनी बिजनेस के मफाद इन्वॉल्व हैं। खान साहब तो हमेशा ये कहते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, और आज लगता ऐसे है कि वो भूल गए अपने वादे अवाम के साथ और ऐसे लोग को इंडक्ट किया जा रहा है जिनके बारे में बहुत से सवालिया निज़ाम है, सवाल है। तो इसलिए ये नदीम बाबर साहब, मेरा ख्याल है मैंने इनके बारे में, इनकी जो कॉम्पिटेंस है उसके बारे में तो अच्छी बातें सुनी है कि काबिल आदमी है, मगर बात सीधी सीधी है, यहाँ काबिलियत का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आप एक कंपनी में हुकूमत के आपने पैसे देने थे और वो छोटा रकम नहीं है, बड़ी रकम है, और उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट थी, वो फाइनली डिस्प्यूट जो है वो 6 साल के बाद जाके सेटल हुई, वो भी नहीं पाकिस्तान की अदालतों में नहीं, लंदन की अदालत में हुई, और आपको हुक्म दिया गया कि 60 करोड़ रुपए आप दें, और वो देने और आज का देने आपने वो पैसे नहीं दिए और वो 60 से 80 करोड़ बन गया इंटरेस्ट के साथ। और जब वो आपने देने थे और उस वक्त आप उसके CEO थे, चेयरमैन थे, तो मतलब ये है कि इसका क्या जवाब देंगे? वो ये उनसे पूछना चाहिए। और वो अगर ये कहते हैं जी कि मैं तो अब सिर्फ शेयर होल्डर बन के रह गया हूँ, मैंने तो कंपनी की सदारत जो थी वो छोड़ दी थी, तो वो तो अभी 4-5 महीने हुए आपने छोड़ी। 6 साल से तो आप कंपनी को चला रहे थे और आपने हुकूमत के पैसे देने थे, गवर्नमेंट के पैसे देने थे, सुई नॉर्दर्न के पैसे देने थे, और वो भी अब फैसला आ चुके हैं आपके खिलाफ। अब क्या जवाब है कि पैसे आपने नहीं दिए? और मैं ये भी आपको बता दूं कि 2-3 माह पहले, ये 4 माह पहले इनकी एक इंटरव्यू की गई लंदन में। इमरान खान साहब ने अपने एक करीबी साथी को भेजा था
कि जाके इनकी इंटरव्यू करे, ये तैयार है हमें ज्वाइन करने के लिए कि नहीं। और ये सिलसिला काफी अरसे से ये चल रहा है। और जब भी इनको ये पता चला कि ये बात चल रही है कि शायद इनको हुकूमत में ले लिया जाए और वो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, तो फिर मेरा ख्याल है उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं छोड़ देता हूँ ताकि आगे जाके ये रास्ता खुल जाए। कम से कम ये चीजें जो है एटलीस्ट इंटरनेट पे चल रही हैं ये बातें। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, मगर ये बातें चल रही हैं। और कामरान खान साहब जो हमारे एक बड़े रिस्पेक्टेड सहाफी हैं, उन्होंने ये बात एक ट्विटर पे ये कही है कि इनकी इंटरव्यू हुई थी, सादिक साहब ने की थी, और वो भी आज इस हुकूमत के एक एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। तो ये क्या हो रहा है? अगर नए पाकिस्तान में इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलेगी तो फिर मैं समझता हूँ खान साहब का जो विजन है और जो उनका एजेंडा है वो तो बिल्कुल। नजम से हम नए पाकिस्तान से मुतल्लिक मजीद जानते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, जहानत के साथ दयानत भी जरूरी है। जो वजारत के निगरान है वही नादहिंदा भी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो तब्दीली कल आई है उसके बाद प्रैक्टिकली इमरान खान साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, और खजाना हो, दाखिला हो, खारजा हो, और इसी तरह की बाकी अहम वजारतों पर कम से कम इमरान खान के अपने लोग नहीं है। वो लोग किन के हैं और क्या है वो सब लोग, मेरा ख्याल है दूसरे लोग बहुत बेहतर जानते हैं। इमरान खान को प्रैक्टिकली जो है वो उन्होंने OSP कर दिया है की जो रीच, और उसके बाद जो लोग लगाए गए उन पर बड़े शदीद किस्म के इल्जामात हैं। ये एक नादहिंदा है इसी तरह, और मेरा ख्याल उन्हें लगाया गया है कि वो इसी वजारत से कमा कर वो कम से कम पैसे ही वापस कर दें। और दूसरे जो है जो वजीर दाखिला लगाए गए उन पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन, और सिर्फ एलिगेशन नहीं है, वो तारीख का हिस्सा है कि उन पर जिस तरह के इल्जामात हैं और लोग जानते हैं कि वो किस तरह की चीजों पर पहले शामिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अफसोस की बात है। और कम से कम इमरान खान, अगर मेरा तो नहीं ख्याल कि वो बड़े तकड़े आदमी हैं, बड़े डिक्टेशन नहीं लेते होंगे, और वो गैरत और अपनी हिम्मत से और अपनी अकल से खुद फैसला करते होंगे। मगर मेरा ख्याल है कि जो हालात ये बता रहे हैं कि सब कुछ जो है वो कम से कम डिक्टेशन या सब कुछ जो है वो किसी दबाव के तहत हुआ है। और प्रैक्टिकली इमरान खान साहब कल जो वज़रा तब्दील हुआ उसके बाद तब्दीली जो है वो सारी की सारी OSP हो गई है। ठीक है तलाल चौधरी साहब, ये तो आपने कल की बात से रिलेट किया। नजम सेठी साहब, इसी पर ही आपसे तज्जिया जानना चाहेंगे कि जो तलाल चौधरी साहब ने कड़ी मिलाई है कि खान साहब जो हैं वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो जिद में भी रहते हैं और कुछ डिसीजन जो है वो ले लेते हैं फिर बाद में पछताते भी हैं। नदीम बाबर साहब का भी केस जो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि खान साहब तो बहुत दावे करते थे कि स्क्रूटनी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और हम जो भी वजीर लगाएंगे, मुशीर लगाएंगे, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होगा अच्छा वाला। नहीं, मेरा ख्याल है कोई खान साहब कोई तफ्तीश वगैरह नहीं करते, कोई इंक्वायरी नहीं करते। चाहिए तो ये कि अगर किसी के बारे में उनकी अच्छी सोच है या अच्छी बातें किसी ने कही हैं और वो समझते हैं उनको लाना चाहिए, तो उससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहें कि जी इनकी पूरी बायोडेटा वगैरह चेक करें, कोई मसले हैं या मसले नहीं हैं, और अगर मसले हैं तो पूरी रिपोर्ट मुझे दी जाए। दुनिया में हमेशा ऐसे ही होता है कि पूरा बायोडेटा लेके उनका अगला पिछला लेके छानबीन की जाती है, फिर इस किस्म के सीनियर ओहदों के ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ दो मसले हैं ना जी, एक तो ये कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनका तो जनरली पता ही होता है हर एक को कि क्या अगर कोई घपले किए हैं नहीं किए हैं, अगर कोई डिफॉल्ट है नहीं है, ये बातें उनकी तो पब्लिक नॉलेज में होती हैं। मगर ये जो आउटसाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, खासतौर बिजनेसमैन, यहाँ कोई ना कोई मसला जरूर होता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप IB को या ISI से कहें कि जी मेहरबानी कर, या दोनों को कहें कि हम इस शख्स में दिलचस्पी रखते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स हमें बताएं, कोई मसला तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, और वो रिपोर्ट हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर वो दे देते हैं। और फिर उसके बाद फिर आप सोचें कि आपने इंटरव्यू भी करना है या नहीं करना, या आपने रखना भी है कि नहीं रखना, या अगर उनकी कुछ कमजोरियां हैं
तो उसको उसके साथ कैसे डील करना है, या फिर उनको बुला के कन्फ्रंट कर लिया जाए जी कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, जरा बताइए। अगर मीडिया में ये बात आएगी, आपकी कारकर्दगी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो आप बताइए कैसे डील करेंगे, इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। तो ये सारी बातें जो है ये पहले कर लेनी चाहिए। मगर यहाँ तो ऐसे है कि रात को फैसला होता है 12 बजे के फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं रहना, और उसको 11 बजे तक पता भी नहीं होता कि मेरे साथ ये हो रहा है, और वो शेर व शायरी कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की सूरत में मैं समझता हूँ कि हुकूमतें तो ऐसे नहीं चलती। ठीक है नजम सेठी साहब, मौजूदा तब्दीलियां यकीनन मईशत का बहुत अहम रोल होता है। ताजर बरादरी जो है, कारोबारी हजरात है, वह बहुत ज्यादा मुतासर हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। फिर दूसरा मुतनाज़ तब्दीलियां, मईशत कहां जा रही है इस वक्त? मईशत तो जी बुरा हाल है। वो तो खुद जो जाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो कि जी आईसीयू में और पता नहीं उनको कैसे लग रहा था कि आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में आ गई है। वो तो मेरा ख्याल है अब आईसीयू में कुछ अरसे के लिए रहेगी। तो मतलब ये है कि ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, प्रॉपर्टी मार्केट खत्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई आसमान को चूम रही है, और मतलब आपको क्या बताया जाए, हर चीज का एक बुरा हाल। देखिए गरीबों का जो हाल है वो तो पता नहीं, अल्लाह ही रहम करे। अमीर जो है वो भी चीखें मार रहे हैं। तो अगर अमीर चीखें मार रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर अगर अमीर का जो पैसा है लेके गरीबों के ऊपर खर्च किया जाए और बाकी अवाम के ऊपर किया तो बड़ी अच्छी बात है। मगर यहाँ तो ये है, वो कहते हैं एक छाबड़ी वाला जो है, ये खोखे वाला है, उससे भी हम पैसे लेंगे, उसको भी नहीं हम छोड़ेंगे, उससे भी हम टैक्स लेंगे। अरे भाई, टैक्स आपने लेना है तो उनसे ले, मगरमच्छों से ले। आप टैक्स आप गरीबों से लेने लगे हैं, छाबड़ी वालों से लेने लगे हैं, खोखे वालों से लेने लगे हैं। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है उससे भी आप टैक्स लेने लगे हैं। आजकल तो 30,000 रुपए में बिजली या गैस का बिल नहीं पे होता। तो क्या ये कर रहे हैं? इनको कोई एहसास नहीं है कि किस तरीके से ये काम चलाना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है? बिल्कुल सर, और फीसें नहीं जा रही हैं। तालीम का शोबा जो है उसका देख लें दिवालिया हो गया है और गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर नहीं रही है। शाहिद सिप्रा हमारे नुमाइंदे जिन्होंने ये स्टोरी हमें ब्रेक की है, अपडेट की है, उनकी तरफ बढ़ेंगे। शाहिद सिप्रा, एक बार फिर नाज़रीन को बताइएगा कि जो साफ और शफाफ तहरीक की बातें करती थी तहरीक इंसाफ, उनके अपने बंदों ने क्या किया है? जी देखें, बिल्कुल ये नारा अभी भी याद आता है कि जब आम इलेक्शन हुआ था तो उसमें साफ चली शफाफ चली वाली बातें सामने आती थी, लेकिन जो फैसला हुआ है वो उसके टोटली बरअक्स नज़र आ रहा है कि 80 करोड़ रुपए का जो डिफ़ॉल्टर है उसको आपने मिनिस्ट्री जो है वो दे दी है और उसको कहा है कि वो बहरानी कैफियत जो है उससे निकाल सके। वो खुद जिस कंपनी को उसने करोड़ों रुपए अदा करने हैं तो वो किस तरह उस कंपनी के जो हालात हैं वो बेहतर कर सकेगा। इसमें एक चीज़ और भी वाज़ेह करना चाहूँगा, क्योंकि ये जब बैनुल-अक़वामी सतह पर केस गया और यूके की अदालत में केस ज़ेर समाअत रहा तो उसमें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 2 ऑफिसर जो हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिसमें DMD सर्विसेज आमिर तुफैल हैं, जिनको बाद में MD का चार्ज भी दिया गया, और इसके साथ साथ सीनियर जनरल मैनेजर सैयद जवाद नसीम है। ये 2 अफराद थे जिन्होंने ये केस फाइट किया। जब ये बहरानी कैफियत हुई तो उसके बाद अमजद लतीफ़ जो MD थे उनको ओहदे से हटाया गया और DMD सर्विसेज आमिर तुफैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इजाफी चार्ज दिया। जब बात शुरू हुई, सीनियर तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपका क्या कहिएगा? वज़ीर आज़म की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मावन खुसूसी नदीम बाबर साहब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा चुके हैं और फिर ये शामिल भी हो गए टीम में। ये जो नदीम बाबर साहब पर इल्जाम है कोई नया नहीं है। जब ये इस हुकूमत की एनर्जी टास्क फोर्स के सरबराह बनाए गए थे तो उस वक्त भी उन पर ये एतराज किया गया था। तो इनका दावा था जी कि मैं तो वो कंपनी छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर पता चला कि ये उस कंपनी में 25% शेयर के मालिक हैं और अभी तक ये कोई अपना मौसर डिफेंस पेश नहीं कर सके। हालांकि बरतानिया की एक अदालत जो है वहां से सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो ये मुकदमा भी जीत चुकी है। तो ये सिर्फ नदीम बाबर साहब का किस्सा नहीं है। जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं हफीज शेख साहब, ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस के एडवाइजर थे, बाद में इनको सेनेटर बनाया गया तो ये फिर वजीर खजाना बन गए। ये 2010 से 2013 तक वजीर खजाना थे। और तहरीक इंसाफ कहती है जी कि आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही है इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की मुआशी पॉलिसियां ठीक नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी के हुकूमत के जो 3 साल थे उसमें तो हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे। तो इस
इसका मतलब ये है कि फिर पीटीआई जो है वो ये समझती है कि हफीज शेख साहब अगर अच्छे वजीर खजाना थे तो पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी भी ठीक थी। दूसरी बात यह है कि फिर सियासत छोड़ के तो वो अबराज ग्रुप के एडवाइजर बन गए थे। तो जो अबराज ग्रुप है वो भी आप जानते हैं कि उसके जो सरबराह आरिफ नकवी साहब उनको गिरफ्तार किया गया है यूके में और उनको अमेरिका भिजवाने की तैयारियां हो रही हैं। और इसके अलावा भी जो कैबिनेट में रीशफल हुई है उसमें जो कुछ नए चेहरे आए हैं उन पर काफी इतराजात किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो नदीम बाबर साहब का मामला है और हफीज शेख साहब का मामला है ये बड़ा सीरियस है। और जो नदीम बाबर साहब का मामला है उसकी इंक्वायरी तो नैब भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब जो है उनको दुरुस्त एडवाइस नहीं की गई। उन्होंने काबीना के कुछ वजीरों को रिप्लेस तो कर दिया लेकिन जो नए लोग लेके आए हैं उन पर काफी इतराजात उठ रहे हैं। ठीक है, नजम सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपकी तरफ भी बढ़ूंगी लेकिन हामिद मीर साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि लोग चेंज चाह रहे थे, तरीके इंसाफ आई, लोगों को लगा कि चेंज आ जाएगा, चेहरे वही हैं, नाम लिख के देख लें, वही लोग हैं जो पार्टी में शामिल है इस वक्त, वो पुराने लोग हैं और उन पे करप्शन के इल्जामात भी हैं। जो कल तहरीक चली और जो आज चीजें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि तरीके इंसाफ बहुत मुश्किल में फंस चुकी है, अब इमरान खान को खुद कोई स्टैंड लेना पड़ेगा? इमरान खान साहब ने स्टैंड तो लिया ना, वो कह रहे थे जी कि वजीर अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मैं इनको चेंज कर दूंगा। ये बात तो काफी दिन पहले से कह रहे थे। लेकिन ये जो तब्दीली हुई है इस कैबिनेट की रीशफल के पीछे कोई ये मसला नहीं है कि कारकर्दगी अच्छी थी या खराब थी। इसके अंदर इन फाइटिंग का बड़ा अहम किरदार है। पिछली कम अज कम जो 5-6 कैबिनेट मीटिंग थी उन कैबिनेट मीटिंग्स में असद उमर साहब की मुसलसल लड़ाई चल रही थी। मुसलसल कभी फवाद चौधरी के साथ उनका फटा हो जाता था, कभी मुराद सईद जो है वो उन पर हमला कर देते थे, कभी कम से कम 3 मीटिंग्स में तो जो फैसल वार्डा है उन्होंने जो असद उमर साहब हैं उन पर बहुत से एतराजात कर दिए। यहाँ तक कि अली जैदी और असद उमर की भी बड़ी लड़ाई हुई है। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई थी। इसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो छा गया है, वो सर्वाइव कर गया है। और अब इसमें जो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है वो इस वक्त लगता है कि ज़ेर अताब है। और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी 3-4 दिन से काफी खामोश है। तो अब लेकिन इनकी जगह पे जो नए लोग आए हैं, अब जिनको मसलन में नदीम बाबर साहब का जिक्र कर रहे हैं, हफीज शेख का जिक्र कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं इन पर बहुत से एतराजात, अभी तो आपको सिर्फ 1-2 बातों का पता चला, और भी बहुत सी बातें। और जब हफीज शेख साहब और अबराज का जो किस्सा है जब ये सामने आएगा तो फिर आप नदीम बाबर साहब को भूल जाएंगे। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। नजम सेठी साहब, नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों के नादहिंदा निकले हैं, बावजूद इसके उनका सुई गैस का कनेक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है, जबकि एक गरीब बंदा 2 महीने का बिल ना दे तो मीटर नजर नहीं आता उनका। सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है जी कि हामिद मीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें कही हैं। वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है और खान साहब की क्या मुश्किलात हैं और जिस किस्म के ये फैसले हो रहे हैं। और ये जो पार्टी के अंदर डिविजन हैं ये तो ले मरेंगे इस पार्टी को। उसकी वजह ये है कि अगर कारकर्दगी नहीं होगी, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे ये लोग, तो फिर काम कैसे चलेगा। और उधर पंजाब का हाल है वो तो आपके सामने ही है। तो ये सिचुएशन जो है ये अनटेनेबल है, ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो इनको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और इनके जो एडवाइजर हैं जिन्होंने इनको जो लाए हैं इनको, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये जो तब्दीली रात को आई है यार, ये तो पिसे पिटे लोग वो फिर से घूम के आ रहे हैं वापस। अब अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि ये हफीज शेख साहब बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, आई एम श्योर नदीम भी अच्छे आदमी हैं। मगर बात यह है कि मसले हैं ना, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा एक पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर, फिर वो ही मुशर्रफ साहब के काबीना में रहे, फिर फाइनेंस भी रहे, प्राइवेटाइजेशन भी रहे, क्या क्या नहीं रहे। और हालात जो आजकल के हैं वो आपके सामने ही है। तो इन सबका कोई ना कोई तो रोल है ना इन सब चीजों में। अब या तो ये बिल्कुल नए लोग लेके आते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का दाग नहीं था, और बाय द वे कोई काबिल लोगों की कमी नहीं है, ये गलत फहमी है कि काबिल लोग नहीं इनको मिलते। और ये भी गलत फहमी है कि काबिल लोग इनको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इम्पोर्ट करने की भी। यहाँ बहुत इस मुल्क में काबिल साफ शफाफ लोग हैं, मगर बात यह है कि फिर वो गड़बड़ नहीं ना करते। वो जब आ जाते हैं तो वो साफ काम करते हैं। मगर यहाँ तो रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ गड़बड़ करनी तो बड़ी जरूरी है और अपने मफाद को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये
हफीज शेख साहब की तो वैसे ही सेहत मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से 10-12 साल से वो तो उस वक्त जब उन्होंने आखिरी सदारत छोड़ी थी तो उस वक्त उन्होंने यही सेहत के ऊपर ही छोड़ी थी। वो उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि इतना सख्त प्रेशर वो ले सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें सामने रखनी चाहिए जब आप कोई नई सिलेक्शन करते हैं। जिसने भी सिलेक्शन की है उनको ये बातें सोचनी चाहिए। ठीक है सर, साथ ही रहेगा आमिर साहब, आप भी साथ रहेगा। हमारे रिपोर्टर शाहिद सिप्रा जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी उनकी जानिब बढ़ेंगे। शाहिद सिप्रा, 80 करोड़ रुपए एक छोटी अमाउंट नहीं होती है अभी तक, लेकिन गैस चल रही है। जी बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपने पहले जिक्र किया है कि अगर एक घरेलू सारिफ है उसने अपना बिल सबमिट नहीं करवाया, आप तो 2 महीने का कह रही थी, लेकिन अब जब से टैरिफ चेंज हुआ है उसके बाद 1 माह पर भी वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये ग्रुप जो है वो बाअसर है, जिसके बाद अदालती फैसला होने के बावजूद ये बताइएगा कंपनी का नादहिंदा निकलना और फिर कनेक्शन कटा ही नहीं है, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया नदीम बाबर के खिलाफ कोई। देखिए मैं वही बता रहा था कि बाअसर जो कंज्यूमर होगा और उसके बाद जिसके जो एक एमडी को हटाने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। जिस तरह मैं थोड़ा पहले जिक्र कर रहा था कि आमिर तुफैल जो कि डीएमडी थे उनको जब एमडी का चार्ज दिया गया और ये उस केस में अहम किरदार थे, इन्होंने ये केस फाइट किया और उसके बाद सीनियर जनरल मैनेजर सैयद जवाद नसीम, ये 2 लोग थे एसएनजीपीएल की जानिब से जिन्होंने इस केस को फाइट किया और अपने हक में फैसला लिया। अब उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अब एक नया एमडी जो है उनको तैनात कर दिया गया है। जो लोग किसी भी कंपनी के जो हेड है, जो एमडी है, उसको हटवा सकते हैं तो उनका कनेक्शन किस तरह मुनक़ता हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती। या फिर वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था कि दयानतदारी से चला जाएगा, किसी को पैसा खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो हो सकता है। अदरवाइज जो करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर्स हैं आप उनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं कर सकते, अदालती फैसला होने के बावजूद नहीं कर सकते और एक आम सारिफ का कनेक्शन मुनक़ता हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बाअसर हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की एक आम बंदा अगर चोरी करता है तो उसके लिए कानून अलग है, लेकिन अगर नदीम बाबर जैसे लोग इतने बड़ी अमाउंट के नादहिंदा है तो गैस चल रही, कोई मसला नहीं है, कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि कानून जो है वो यकसा नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए। अभी पिछले दिनों एमडी पीटीवी जब चेंज हुए थे तो उसकी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, एक 5 आदमियों को अपॉइंट किया गया कि जी ये नया एमडी पीटीवी तलाश करेंगे, तो उसमें भी नदीम बाबर साहब को शामिल कर लिया गया था। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नैब इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर चुकी है, तो हुकूमत ने कोई इंक्वायरी नहीं की लेकिन नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है। और मुझे लगता ये है कि आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ नदीम बाबर साहब के मामले पे नहीं और भी कुछ मामला पे हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर अब फवाद चौधरी साहब को हटा दिया है तो अब फिर जो नए इंफॉर्मेशन के जो उनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो फिर इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि अब पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां करनी है और इमरान खान साहब जो है वो आने वाले कुछ दिनों में वो पंजाब में भी तब्दीली करने वाले हैं, तो उसके लिए भी अभी तक उनको मुतबादल बंदे नहीं मिल रहे। जिस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने चेंज करने का फैसला कर लिया लेकिन कई घंटे लगे उनको कि रिप्लेसमेंट किसके साथ की जाए, और जब 2-3 बंदों ने इनकार कर दिया क्योंकि पहली तरजीह हफीज शेख साहब नहीं थे, कुछ और लोग थे, उनमें से 2 बंदों ने जब इनकार कर दिया तो फिर पीछे हफीज शेख साहब रह गए, तो फिर उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो इसी तरह पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं और उसमें खास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब वो सरे फहरिस्त हैं, लेकिन उनको परवेज लाई साहब बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए अभी तक इमरान खान हुए हैं, उनको राजी करने की कोशिश हो रही है परवेज लाई साहब को। तो पंजाब में भी तब्दीली होने वाली है लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि उनको हटा के वो लाएंगे किसको वहां से। ठीक है अहमद मीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि वजारतें जो हैं वो बदल गई हैं, वज़रा बदल गए हैं, लेकिन इंक्वायरियां भी चल रही हैं, नए आने वालों पर भी अगर इंक्वायरियां चल रही हैं तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा? जारी बात है, इसका असर पे पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उसके इमेज को मजीद धचका पहुंचेगा, उसकी साख खराब होगी। अब जिस तरह आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो और भी लोग सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में वो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में ये बात हो रही है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में हूँ और एक साइड पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करने से पहले तकरीबन 3-4 जो वजीर साहिबान हैं और 1-2 अहम सरकारी अफसर हैं वो यही बातें मेरे से कर रहे थे, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे थे जो अभी शायद आपको पता नहीं चली।
आपको 3-4 दिन में वो भी पता चल जाएंगे, फिर आप दोबारा सवाल करेंगे मेरे से। तो क्या करें, बस अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ये खराब होती जा रही है। सर कौन सी नई चीजें सामने आ सकती हैं? आपने एक लहर की बात की जो पंजाब में भी आने वाली है तब्दीली की, और चौधरी सरवर साहब को भी जो है वो वजीर आजम ने बुलवा लिया है, कहा है कि आप आए और मुलाकात करते हैं। तो आपको क्या लगता है वजीर आला का नाम आ सकता है? और उस समय जो है कौन कौन से नाम जो है वो आपको आने वाले दिनों में गायब नजर आएंगे पंजाब काबीना से? देखिए, मैं इस पर कुछ स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है। इसमें मैं अगर कोई एक दो नाम ले लूंगा तो ऐसा लगेगा शायद मैं उसकी मैं लॉबिंग कर रहा हूँ। नाम जो है वो है जितना अब हमें 3-4 दिन से पता था कि असद उमर साहब तब्दील होने वाले हैं, हुकूमत तरदीद कर रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तरदीद कर दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने तरदीद कर दी। तो हमने कहा नहीं भाई, हमें पता है तब्दीली होने वाली है। तो इसी और फिर बहुत से लोगों के नाम जो है वो सर्कुलेट होते रहे, गर्दिश में रहे, जेरे बहस रहे जी, फलां आदमी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है, फलां लग सकता है, फलां लग सकता है। तो उससे जो है मैं समझता हूँ कि हफीज शेख साहब को स्पेकुलेशन का काफी फायदा हुआ। तो अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का फैसला हो चुका है। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक इमरान खान साहब को मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा, और जो नाम मीडिया में इस वक्त जेरे गर्दिश है या कुछ अर्सा पहले तक जेरे गर्दिश थे, वो नाम नहीं है। अलबत्ता एक नाम ऐसा है जो बिल्कुल किसी के रहमो गुमान में भी नहीं है और उसका ताल्लुक भी नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। उनको राजी करने की कोशिश हो रही है उन साहब को कि आप राजी हो जाएं, तो अगर आपका नाम ही काफी होगा तो पंजाब में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राजी होंगे, तो पहले वो राजी हो जाए फिर मैं आपको उनका नाम बता दूंगा। चले ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नजम सेठी साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा आपका भी बहुत शुक्रिया।